Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 योगा। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस। इससे पहले हमने सिलेबस वीडियो में बुक्स एंड रिसोर्सेज का भी डिस्कशन किया है एंड आपको क्लास 12 योगा के लिए कौन सी बुक रेफर करनी है, दैट इज CBSE स्टडी मटेरियल। एंड ये आपको कहाँ पर मिलता है? CBSE वेबसाइट पर ये फ्रीली अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्टेप्स नहीं पता है तो वो आपको सिलेबस वीडियो में गिवन है, वहां पर चेक कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। ये एक ब्रीफ आउटलाइन गिवन है पूरे चैप्टर के लिए। सबसे पहले षटकर्मा, देन योगासन, देन प्राणायाम, मेडिटेशन और ध्यान, एंड एट लास्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन योगा। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, षटकर्मा। अब बात करते हैं षटकर्मा के बारे में। षटकर्मा को ही षट क्रिया कहते हैं। सो यहाँ पर षट का मतलब है 6, तो यहाँ पर हम ऐसे 6 प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं जो हमारी बॉडी को इंटरनली प्योरीफाई करते हैं। तो इसमें से हर एक प्रोसेस किसी स्पेसिफिक इंटरनल ऑर्गन को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो भी षटकर्मा हम सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमेशा एक एक्सपीरियंस टीचर के सुपरविजन में ही करेंगे, बिकॉज वही हमें करेक्ट टेक्निक बता सकते हैं। सो यहाँ पर आपसे सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि षटकर्मा कौन कौन से हैं। सो आपको यहाँ पर सभी के नेम्स पता होने चाहिए। कपालभाति, त्रटक, नेति, धौती, नौली, बस्ती। सो यहाँ पर ये षट क्रिया है या फिर षटकर्मा है। एंड अभी तक हमने सिर्फ इनके नेम्स डिस्कस किए हैं, अब हम आगे इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। एंड इस तरह का क्वेश्चन जहां पर सिर्फ नेम पूछे गए हैं ये तो 1 मार्क में आ सकता है, और फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो वो स्पेसिफिकली किसी भी एक षटकर्मा पर बन सकता है। ओके, षटकर्मा क्लींजिंग टेक्निक्स हैं, मीन्स हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए टेक्निक्स हैं। एंड ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बाकी योगा प्रैक्टिसेस के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। सो बाकी योगा प्रैक्टिसेस करने से पहले हम षटकर्मा करते हैं ताकि हमारी बॉडी पहले पूरी क्लीन हो जाए। एंड यहाँ पर हम बॉडी के कौन से पार्ट्स की बात कर रहे हैं, हम कौन से पार्ट्स को प्योरीफाई करने की बात कर रहे हैं? हम आईज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सभी की बात कर रहे हैं। तो अगर इनमें से कहीं भी कोई इम्बैलेंस होगा, इस वजह से हमें बीमारी हो जाएंगी। बट इम्बैलेंस ना हो, हमें बीमारी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा? षटकर्मा। बिकॉज षटकर्मा हमारी बॉडी को प्योरीफाई करेंगे एंड प्योरीफाई करने से ही इन सभी में इक्विलिब्रियम बना रहेगा, मीन्स बैलेंस बना रहेगा। तो जब बैलेंस बना रहेगा तो डिजीजेस भी नहीं होंगी। ओके, अब हमें समझना है षटकर्मा इंपॉर्टेंट क्यों है एंड हमें क्यों परफॉर्म करना चाहिए। तो देखिए, जब हम षटकर्मा परफॉर्म करते हैं तो हमारे बॉडी और माइंड की केमिकल फंक्शनिंग बेटर होती है। ये केमिकल फंक्शनिंग से क्या मतलब है? मींस जो भी बॉडी पार्ट केमिकल रिलीज कर रहा है वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होता है एंड हमारी बॉडी उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाती है, जिस वजह से हम हेल्दी रहते हैं। देन यहाँ पर हमें बताया गया है प्राण के बारे में। तो सबसे पहले हम प्राण को समझेंगे। तो देखिए, हर एक लिविंग बीइंग क्यों है? मीन्स अगर हम जी रहे हैं तो हम किस वजह से जी रहे हैं, या फिर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, तो वो है प्राण। हम सभी लिविंग बीइंग्स में प्राण है, लाइफ फोर्स है, जिस वजह से हम जी रहे हैं। तो ये जो प्राण है ये हमारे अंदर फ्लो कर रहा है, इसी वजह से हम सभी लिविंग बीइंग्स हैं। सो जब हम बात करते हैं षटकर्मा के बारे में, तो षटकर्मा परफॉर्म करने से ये फ्लो ऑफ प्राण प्योरीफाई होता है, बैलेंस होता है। एंड कैसे बैलेंस होगा? बेसिकली यहाँ पर हमें बताया गया है 3 चैनल्स, या फिर हम अगर हिंदी में कहें, योगा के टर्म्स में कहें, तो हम बात करते हैं 3 नाड़ी की। तो ये नाड़ी क्या है? नाड़ी बेसिकली मीन्स चैनल या फिर ट्यूब, जिसके थ्रू ये प्राण फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 नाड़ी मीन्स 3 चैनल्स के बारे में बताया गया है, ईडा,
पिंगला, सुषुम्ना। तो ईडा का मतलब होता है लेफ्ट नोस्ट्रल, पिंगला का मतलब होता है राइट नोस्ट्रल। तो जब हम षटकर्मा परफॉर्म करते हैं तो ये दोनों प्योरीफाई होती हैं, प्योरीफाई होंगी तो यहाँ से प्राण बेटर तरीके से फ्लो कर पाएंगे। एंड जब ये प्योरिफिकेशन हो जाता है तो सुषुम्ना नाड़ी मीन्स जो सेंट्रल चैनल है उससे प्रॉपरली फ्लो हो पाते हैं प्राण। एंड जब प्रॉपरली फ्लो होगा प्राण का तब हम इजीली हेल्दी भी रह सकते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारा लाइफ फोर्स है उसका जो फ्लो है वो बना रहता है, उसमें बैलेंस बना रहता है। ओके, सो दैट इज वाई षटकर्मा इज इम्पॉर्टेंट। देन हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। ये षटकर्मा करने से इन तीनों के बीच में बैलेंस बना रहता है। एंड ये आपसे सेपरेटली 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, गिव द नेम ऑफ 3 दोष, इस तरह से। सो आपको पता होना चाहिए वात, पित्त, कफ। एंड षटकर्मा करेंगे तो इन सभी में बैलेंस बना रहेगा। देन हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स मीन्स जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उन सभी को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं षटकर्मा। एंड हमारी बॉडी को अंदर से प्योरीफाई करते हैं और हेल्दी रखते हैं, क्योंकि बाहर से प्योरीफाई करने के लिए हम जनरल बेसिस पर हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लाइक हम अपने हेयर वॉश कर सकते हैं, हम खुद नहा सकते हैं, अगर हमें हैंड वॉश करने हैं या फिर कोई और बॉडी पार्ट वॉश करना है जो हमें बाहर से दिख रहा है। बट अगर बात करें अंदर की मीन्स हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की, तो उन्हें कैसे प्योरीफाई किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ षटकर्मा। देन षटकर्मा हमारे इंटरनल सिस्टम्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि जब अंदर से चीज़ें सारे इंटरनल सिस्टम्स प्योरीफाई हो जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे तो ऑफकोर्सली हेल्दी होने पर वो स्ट्रेंथ उनमें आ जाएगी, मतलब स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस वजह से षटकर्मा करने से वो प्योरीफाई भी होते हैं और उन्हें स्ट्रेंथ भी मिलती है। ओके, अब सबसे पहले षटकर्मा को डिटेल में समझते हैं। कपालभाति। तो कपालभाति 2 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है कपाल। कपाल का मतलब होता है स्कल, मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की। सो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है भाति, जिसका मतलब है शाइनिंग। सो बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम कपालभाति षटकर्मा परफॉर्म करते हैं तो हमारा स्कल शाइन करता है। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी इम्प्योर चीज़ को क्लीन कर लेते हैं तो वो शाइन करती है, राइट? अगर कोई भी चीज़ पहले प्योर नहीं थी बट फिर आपने उसे क्लीन कर लिया है, प्योरीफाई कर लिया है, तो फिर वो शाइन करेगी। इसी तरह से जब आप कपालभाति करते हैं तो आपका स्कल प्योरीफाई हो जाता है, जिस वजह से वो शाइन करता है और इसीलिए हम इसे कहते हैं कपालभाति। ओके, अब कपालभाति के प्रोसीजर की बात करते हैं। तो जैसा यहाँ पर शो हो रहा है इसी तरह से कपालभाति परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर फोर्सफुली एक्सहेलेशन किया जाता है। एक्सहेलेशन का मतलब है हमें फोर्सफुली बाहर सांस छोड़ना है। एंड ऐसा कैसे कर सकते हैं? एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। सो हमें 20 टाइम्स क्विकली एक रिदमिक प्रोसेस में सांस बाहर छोड़ना है। हमें उस टाइम इनहेल नहीं करना है। जब हम ये क्विक 20 टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं तब हमें यहाँ पर सांस अंदर नहीं लेना है, सिर्फ बाहर छोड़ना है। एंड ऐसा 20 टाइम्स क्विकली परफॉर्म करना है। सो इसके बाद इनहेलेशन मीन्स अपने आप हमें नेचुरली सांस आने लगता है, हम ब्रीथ इन कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कपालभाति करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो कपालभाति करने से हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज क्लीन होता है, प्योरीफाई होता है, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। मीन्स जो हमारा ब्रीथिंग फंक्शन है एंड सर्कुलेशन है वो सभी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। देन साइनस, एज्मा, हेयर लॉस, ये सभी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं कपालभाति करने से। एंड हमारा बैलेंस भी इम्प्रूव होता है। एसिडिटी और गैस जैसी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर ठीक होती हैं कपालभाति करने से। ओके, अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। सो स्लिप डिस्क पेशेंट्स एंड एज्मा पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, कपालभाति नहीं करना चाहिए। एंड इवन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर भी आपको कपालभाति अवॉइड करना चाहिए। सो यहाँ पर आपको हर एक षटकर्मा में इसी तरह से प्रोसीजर मिलेगा, सबसे पहले, फिर उसके बाद बेनिफिट्स एंड देन प्रिकॉशंस। एंड आपसे एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर लॉन्ग फॉर्म में आता है तो उसमें तीनों ही चीज़ें आपसे किसी स्पेसिफिक षटकर्मा के लिए पूछी जा सकती हैं। ओके,
अब बात करते हैं नेक्स्ट षटकर्मा के बारे में, त्रटक। ये आइज को प्योरीफाई करने के लिए स्टिल गेजिंग बेस्ड टेक्निक है। इसका मतलब है कि हमें कॉन्टिन्यूअसली एक ही चीज को देखते रहना है एंड आइज भी ब्लिंक नहीं करनी है। इसके लिए हम अपने से थोड़ी दूर एक लाइट सोर्स रखेंगे, जैसे कोई कैंडल हो सकती है, उसको लाइट अप कर देंगे, या फिर कोई और लाइट सोर्स होगी, एंड हमें फिर कॉन्टिन्यूअसली उसी फ्लेम को या फिर उसी लाइट सोर्स को देखते रहना है। हमें ब्लिंक भी नहीं करनी है आइज। और फिर हमें कब तक देखते रहना है, जब तक हमारी आंखों से टीयर्स नहीं फ्लो होने लगते। तो जैसे ही टीयर्स फ्लो होने लगेंगे तब आप स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि टीयर्स फ्लो होने का मतलब है कि जो भी आपके आइज की अंदर की जो भी इम्प्योरिटी थी वो बाहर आ चुकी है टीयर्स की फॉर्म में, एंड अब आप ये टेक्निक स्टॉप कर सकते हैं। अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं त्रटक परफॉर्म करने के? इससे हमारी आईसाइट और विजुअल मैकेनिज्म इम्प्रूव होता है, मींस ऐसा मैकेनिज्म जिससे हम देखते हैं। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज़ को देख रहे हैं, एक ही चीज़ पर हमारा फोकस है, तो हमारी कंसंट्रेशन भी यहाँ पर बढ़ती है एंड हमारा माइंड काम होता है एंड डिस्ट्रैक्शंस रिमूव होते हैं, क्योंकि जब कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा तो डिस्ट्रैक्शंस रिमूव हो जाएंगे। मीन्स हमें कोई भी चीज़ इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी एंड हम प्रॉपरली फोकस कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। तो ऐसे लोग जो एपिलेप्सी से सफ़र कर रहे हैं, इन्हें कैंडल पर त्रटक पर प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जब आप त्रटक परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पर आपको एपिलेप्सी अटैक आता है, तो आप कैंडल पर भी गिर सकते हैं एंड हो सकता है आपका कोई बॉडी पार्ट जल जाए। तो ऐसा नहीं करना है, कैंडल पर त्रटक प्रैक्टिस नहीं करना है। ओके, देन किड्स को भी अवॉइड करना चाहिए, त्रटक प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए किड्स को। ओके, नेति एक नेजल क्लिनजिंग प्रोसीजर है। इससे हमारी नेजल कैविटी प्योरीफाई होती है। ये दो वेज में परफॉर्म किया जा सकता है एंड इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट कैन बी द टू वेज टू परफॉर्म नेति, या फिर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नेति, इस तरह से। ठीक है, तो आपको जल नेति और सूत्र नेति के बारे में बताना होगा। तो जल नेति की जब बात करेंगे तो यहाँ पर हम नेति पॉट में सॉल्ट का यूज करते हैं, और जब हम बात करते हैं सूत्र नीति की, तो यहाँ पर सूत्र का मतलब क्या है? थ्रेड। तो यहाँ पर हम थ्रेड को पास करेंगे नोस्ट्रल से और फिर उसको माउथ से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप की नीति है। अब बात करते हैं टेक्निक की। टेक्निक है, सबसे पहले हमें एक स्मॉल पॉट में एंड इसमें नोजल भी होनी चाहिए, जैसा यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है। इसके वाटर में सॉल्ट भी ऐड करना है एंड यहाँ पर हमें नोजल को एक नोस्ट्रल में इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये नोज है, ये एक नोस्ट्रल है, इसमें हमने नोजल को इंसर्ट किया है। अब हेड को थोड़ा सा बेंड करना है साइडवर्ड और फिर स्लोली हम वाटर पोर करेंगे, मीन्स यहाँ से वाटर इस नोस्ट्रल में अंदर जाने देंगे तो फिर वो दूसरे नोस्ट्रल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यही प्रोसीजर हमें दूसरे नोस्ट्रल के साथ भी परफॉर्म करना है, मतलब हेड को इधर की तरफ बेंड करेंगे एंड इस वाले नोस्ट्रल से पानी अंदर पहुंचाएंगे और फिर इस वाले नोस्ट्रल से निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से नेति परफॉर्म करना है एंड इससे हमारी नेजल कैविटी क्लीन हो जाती है वाटर के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो जल नेति से नेजल कैविटी का एक्सेस म्यूकस और इम्प्योरिटी रिमूव होती है एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस भी कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर से, एंड जब ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो कोल्ड एंड कफ भी इतनी जल्दी से नहीं होता है। एंड अगर हम डेली बेसिस पर नेति प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारे सिर दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ये सभी ठीक हो जाती हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज धोती। ये एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है एंड इसमें माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल क्लीन हो जाता है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? हमारे स्टमक में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है या फिर एक्सेस सिक्रेशंस हैं, मींस जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, हमारी बॉडी के किसी काम की नहीं है, इन सभी को रिमूव करता है एंड गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन, इन सभी की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। साथ ही इससे कफ एंड सोर थ्रोट जैसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं। ओके,
देन नेक्स्ट इज नॉली। ये क्लिनजिंग प्रोसीजर है जिससे हम अपने एब्डोमिनल रीजन को मसाज और क्लीन करते हैं। एब्डोमिनल रीजन मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और स्मॉल इंटेस्टाइन। सो यहाँ पर हम एब्डोमिनल मसल्स को सर्कुलर मूव करते हैं इस तरह से जैसे इमेज में शोन है, एंड इससे वहाँ की मसाज भी होती है एंड वो एरिया क्लीन भी होता है। एंड ये बहुत डिफ़िकल्ट टेक्निक है, इसे मास्टर कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। नॉली को 3 तरह से परफॉर्म किया जा सकता है जैसे इमेज में शोन है। आप लेफ्ट एब्डोमिनल मसल्स को मूव कर रहे हैं या फिर सेंट्रल मसल्स को मूव कर रहे हैं या फिर राइट एब्डोमिनल मसल्स को मूव कर रहे हैं। तो ये 3 टाइप्स होते हैं एंड इनके 3 नेम्स होते हैं। अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग नेम्स गिवन है, बट हम वही नेम्स को रेफर करेंगे जो हमारी बुक में गिवन है। पश्चिमा नॉली, मध्यमा नॉली, वाम नॉली। ठीक है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। इससे हमारे पूरे एब्डोमिनल एरिया की मसाज होती है एंड ये इंटरनल ऑर्गन्स की एक टाइप की ट्रेनिंग हो जाती है। एंड इससे जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में टॉक्सिक मटेरियल्स थे, हार्मफुल मटेरियल्स थे, वो सभी रिमूव हो जाते हैं। ओके। लास्ट इज बस्ती। ये एक मेथड है जिससे लार्ज इंटेस्टाइन को प्योरीफाई करते हैं एंड इसमें गैस इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन प्योरीफाई होता है। इसमें हम वाटर का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही मेथड्स होते हैं। सो लार्ज इंटेस्टाइन ये है जो आपको इमेज में शो किया गया है। इसे प्योरीफाई करने के लिए हम बस्ती षटकर्मा परफॉर्म करते हैं। ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, योगासन। सबसे पहले हमें यहाँ पर योगा के बारे में समझना होगा। सो योगा एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, मीन्स एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है जो इंडियन फिलॉसफी में कुछ 5000 ईयर्स पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड इसका मेन पर्पस, जो एक्चुअल पर्पस है, वो ये है कि हमारी एक पर्सन की स्पिरिचुअल और मेंटल पावर्स को अनलॉक किया जा सके। सो ये पावर्स ऑलरेडी हमारे अंदर होती हैं, बट इनको रियलाइज करने की देर होती है। तो रियलाइज हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ योग। अगर हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये पावर्स अनलॉक कर सकते हैं। बट आज के टाइम में योगा क्यों पॉपुलर है? क्योंकि हमें पता है कि आज का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है जिसमें हमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। इन सभी से फाइट करने के लिए, इन सभी को ठीक करने के लिए योगा आज के टाइम में पॉपुलर है। योगा सिर्फ आसन्स का एक सेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ आसन्स परफॉर्म कर लिए तो वो हमने योगा कर लिया, नहीं। वो एक वे ऑफ लिविंग है, मीन्स हमें जीने का तरीका सिखाता है एंड सिर्फ आसन्स तक ही लिमिटेड नहीं है योगा। योगा की हेल्प से आप एक हेल्दी बॉडी एंड एक काम माइंड अचीव कर सकते हैं। और जब आपके पास एक हेल्दी बॉडी होगी, आपका माइंड बिल्कुल शांत होगा, पीसफुल होगा, तो आप एक अच्छी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। ओके। अब हम आसन के बारे में समझते हैं। तो आसन एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम कॉन्टिन्यूअसली, पीसफुली, बहुत देर तक कंफर्टेबली रह सकते हैं एंड फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से हम कंफर्टेबल होते हैं आसन में। आसन को पतंजलि ने कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है योग सूत्र में, स्थिरम सुखम आसनम। इसका मतलब है कि एक ऐसी पोजीशन जो कंफर्टेबल है, स्टीडी है, मींस हम उसमें कंफर्टेबली रह सकते हैं, और वो स्टीडी होती है, मींस कॉन्टिन्यूअस होती है, हम उसमें बहुत देर तक रह सकते हैं। इसी पोजीशन को हम कहते हैं आसन। यहाँ पर आपसे ये कोट पूछा जा सकता है या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है डिफाइन आसन, तो उसमें आप यही स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज ये 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है। इससे पहले हम आसन्स को डिटेल में समझें, हमें समझना होगा कि एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। हमें ये समझना होगा कि जो ह्यूमन बॉडी की हेल्थ है वो टिश्यू की हेल्थ पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारी बॉडी टिश्यू से बनी है। हमारे टिश्यूज जितने हेल्दी रहेंगे उतने ही हम हेल्दी रहेंगे। तो यहाँ पर मेन 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है हमारे एंडोक्रिन ग्लैंड्स और बाकी सभी टिश्यूज को कॉन्स्टेंटली एडिक्वेट नरिशमेंट
मिलता रहना चाहिए जितनी उन्हें रिक्वायरमेंट है। देन इफेक्टिव रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स मीन्स जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी जनरेट करती है, लाइक हम जितना भी इनटेक कर रहे हैं वो सभी डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रह जाते हैं। सो वो सभी वेस्ट प्रोडक्ट इफेक्टिवली रिमूव हो पाए, मीन्स जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए, ये चीज़ यहाँ पर ये कंडीशन है। देन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द नर्व कनेक्शन, हम जानते हैं हमारी बॉडी अच्छे से परफॉर्म क्यों कर पाती है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो ये जितने भी नर्वस सिस्टम है इनमें क्या है, इनमें नर्व कनेक्शंस हैं। सो अभी अगर ये सभी नर्व कनेक्शन प्रॉपर रहेंगे तभी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो ये 3 कंडीशंस हैं। अब हम इन तीनों कंडीशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं पहली कंडीशन की, जहां पर हमने बात की थी नरिशमेंट की। तो देखिए, नरिशमेंट के लिए हम फूड इनटेक करते हैं, मींस खाना खाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि उस खाने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसकी क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए जितनी हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहला हम ये चीज़ ध्यान रखते हैं। इसके बाद जब वो खाना हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है तो उसका डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है और डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हुआ, इससे क्या हुआ, जो भी एलिमेंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं अब वो ब्लड के थ्रू कैरी किए जाएंगे और तब टिश्यूज को नरिशमेंट मिलता है। तो इसी चीज़ की हम बात कर रहे थे कि सभी टिश्यूज को प्रॉपर्ली नरिशमेंट मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का भी रोल है और साथ ही क्योंकि ब्लड इसे कैरी कर रहा है, जो भी एलिमेंट्स नेसेसरी है नरिशमेंट के लिए, तो ब्लड कैरी कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम का भी रोल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर नरिशमेंट प्रॉपर हो, इसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों इंटरकनेक्टेड हैं एंड दोनों का प्रॉपर फंक्शनिंग करना जरूरी है। इन सभी सिस्टम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग कराने के लिए हम आसन्स के कल्चरल पोजेस यूज करते हैं। सो आसन्स जैसे भुजंगासन, शलभासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, योग मुद्रा, इन सभी से हमारी एब्डोमिनल मसल स्ट्रॉन्गर बनती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हैं, इलास्टिक बनती हैं, जिस वजह से हमारा डाइजेस्टिव फंक्शन नॉर्मल रहता है। सो ये सभी आसन हमें हेल्प करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रखने में। ह्यूमन हेल्थ एडिक्वेट नरिशमेंट पर तो डिपेंड करती ही है, साथ में इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन कैसा है। देन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बताया गया है नरिशमेंट के लिए, जो है ऑक्सीजन। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं। सो आसन्स की प्रैक्टिस से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर कंडीशन में रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होती है। सो अगर हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन कराते रहना है, उसको एक प्रॉपर कंडीशन में रखना है, उसके लिए हम शलभासन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे ये स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक बनता है। साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस से हमारी लंग वॉल्यूम कैपेसिटी इंप्रूव होती है, बेटर होती है। सो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से योगासन की हेल्प से आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी प्रॉपर कंडीशन में रख सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो आसन्स हमारे सभी ऑर्गन्स को उन्हीं की रिस्पेक्टिव प्लेस पर रखते हैं। जब ऑर्गन्स अपनी सही प्लेस पर रहेंगे और प्रॉपर फंक्शन करेंगे तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं हमारी बॉडी में वो प्रॉपरली रिमूव हो पाते हैं। अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रॉपरली रिमूव नहीं हो पाए तो फिर हमें अलग अलग बीमारी हो जाती हैं, बट अगर हम आसन्स प्रैक्टिस करेंगे तो ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रॉपरली रिमूव हो पाते हैं। ओके, देन बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर सभी ऑर्गन्स और टिश्यूज को प्रॉपरली फंक्शन कराना है, उसके लिए नर्वस सिस्टम का रेगुलेटेड रहना, सही रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी ऑर्गन टिश्यूज प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं अगर उनके नर्व कनेक्शन प्रॉपर होंगे। सो मैंने आपको पहले भी बताया था, हम जब अपनी बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो अगर ये दोनों प्रॉपर रहेंगे तभी हमारे बाकी सभी फंक्शंस प्रॉपर रह पाएंगे। एंड आसन्स जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल
कॉर्ड की हेल्थ को सही बनाए रखते हैं। तो जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सही रहेंगे तो हमारे जो नर्व कनेक्शंस हैं वो भी सही रहते हैं, एंड इस वजह से हमारी पूरी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाती है, नर्वस सिस्टम भी और ऑर्गन्स एंड टिश्यूज भी। ओके, अब यहाँ पर आसन के 2 टाइप्स गिवन हैं पोजेस के बेसिस पर। सो कल्चरल पोजेस होते हैं एंड मेडिटेटिव पोजेस होते हैं। मेडिटेटिव मीन्स जहाँ पर हम मेडिटेशन कर सकते हैं। देन कल्चरल पोजेस मीन्स यहाँ पर 2 टाइप्स होंगे फर्दर। फिजिकल पोजेस मीन्स जहाँ पर हम अलग अलग फिजिकल मूवमेंट्स करते हैं स्टेप वाइज, एंड देन रिलैक्सेशन पोजेस जहाँ पर हमें एक ही पोजीशन में रहना है एंड हम इसमें रिलैक्स करते हैं। ओके, अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं आसन प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले आपको सिर्फ बुक्स फॉलो करके आसन प्रैक्टिस नहीं करने हैं, आपको एक एक्सपीरियंस टीचर की गाइडेंस में ही आसन परफॉर्म करने हैं। देन कभी भी आसन को एकदम से झटके से परफॉर्म नहीं करेंगे। मीन्स अगर कोई भी आसन होता है तो उसमें स्टेप्स होते हैं, तो आपको ग्रेजुअली हर एक स्टेप को धीरे धीरे फॉलो करते हुए फाइनल पोजीशन तक जाना है। एंड ऐसा नहीं है कि झटके से आप आसन करें, बिकॉज उससे उस आसन का फायदा भी नहीं होगा एंड हो सकता है आपको कोई इंजरी भी हो जाए। ओके, जब आसन कर रहे हैं तो फाइनल पोस्चर में कुछ टाइम रहना है, बट इतना भी नहीं कि वो हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा हो। मींस अपनी कैपेसिटी में रहकर ही फाइनल पोस्चर की पोजीशन को मेंटेन रखेंगे और उतना ही आसन को परफॉर्म करें जितनी आपकी कैपेसिटी है। बट किसी वजह से इंजरी हो जाती है आसन करते टाइम, तो आपको अपने टीचर की कंसल्टेंस लेनी है एंड जैसा वो बताते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। देन जहां पर आप ये आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्लेस एकदम क्लीन होनी चाहिए एंड वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए। मींस वहां पर एयर का प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। ओके, जब आसन प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा नोज से ही ब्रीथिंग करनी है, नोज से ही सांस लेनी है। बट अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है सिर्फ तभी आप दूसरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, अदरवाइज आपको नॉर्मली नोज से ही ब्रीथिंग करनी है। देन आपको आसन करते टाइम ये फोकस करना है कि आपके माइंड और बॉडी पर क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं आसन करने के। मींस जिस टाइम आप आसन कर रहे हैं उस टाइम आपका फोकस अपनी माइंड और बॉडी पर होना चाहिए। देन शवासन ये भी एक टाइप का आसन होता है। एंड जब आप डिफरेंट आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कभी भी आपको लगता है कि आप थक गए हैं फिजिकली एंड मेंटली, आप टायर्ड हैं, तो आप शवासन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें इस तरह का रिलैक्सेशन पोज आप अटेन करते हैं एंड इससे आप रिलैक्स होते हैं। जब भी आप टायर्ड फील करेंगे तो ये किसी भी टाइम पर आप परफॉर्म कर सकते हैं। देन जब आप षटकर्मा कंप्लीट कर लेंगे, मींस हमने 6 प्योरिफिकेशन डिस्कस किए थे, तो जब आप षटकर्मा परफॉर्म कर लेते हैं उसके बाद आपको आसन्स परफॉर्म करने चाहिए और आसन्स परफॉर्म करने के बाद आपको प्राणायाम करना चाहिए। सो यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है आइडियली। सबसे पहले षटकर्मा, फिर आसन और फिर प्राणायाम। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की जो आसन से रिलेटेड हैं। सबसे पहला है टाइम। कौन सा टाइम बेस्ट होता है आसन प्रैक्टिस करने के लिए? अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठकर आपको आसन प्रैक्टिस करने चाहिए। एंड अगर आपने लंच कर लिया है डे टाइम में तो उसके 4 आवर्स तक आपको कोई आसन, मुद्रा, प्राणायाम नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, देन प्लेस कैसी होनी चाहिए आसन प्रैक्टिस करने के लिए? वेल वेंटिलेटेड प्लेस होनी चाहिए या फिर आप ओपन एयर में भी कर सकते हैं। वेल वेंटिलेटेड से मतलब है कि वहां पर हो सकता है कि एक रूम हो बट वो रूम में भी विंडोज हैं, डोर्स हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन है। या फिर आप ओपन एयर प्लेस में भी, जैसे कोई पार्क है या फिर आपका ही घर का गार्डन है, वहां पर आप आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आर्टिफिशियल एयर को अवॉइड करना चाहिए। मींस ऐसा नहीं है कि पूरा एसी रूम है जहाँ पर कोई विंडो नहीं है एंड वहाँ पर एसी लगा हुआ है, ऐसी एयर में आपको आसन प्रैक्टिस नहीं करने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए आर्टिफिशियल एयर को। ओके, देन ड्यूरेशन ऑफ आसन, हमें कितनी देर आसन प्रैक्टिस करने चाहिए? ये हमारे टाइम के ऊपर बात है। मींस हमारे पास कितना टाइम है हम उसी हिसाब से आसन कर सकते हैं। अगर एक हेल्दी मैन है तो वो 45 मिनट्स तक आसन रोज परफॉर्म करें एंड आसन परफॉर्म करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए 15 to 20 मिनट्स। और क्रिया क्रिया मतलब यहाँ पर षट क्रिया या फिर षट कर्मा की बात हो रही है, जो हम सबसे शुरू में परफॉर्म करते हैं। हमने डिस्कशन किया था कि आप सबसे पहले
पहले षटकर्मा परफॉर्म करेंगे, फिर आसन और फिर प्राणायाम। तो अगर आप सिर्फ आसन और प्राणायाम परफॉर्म कर रहे हैं तो आसन 45 मिनट्स के लिए और प्राणायाम 15 to 20 मिनट्स के लिए। बट अगर आप षटकर्मा भी परफॉर्म कर रहे हैं जो सबसे पहले परफॉर्म किए जाएंगे तो आपको इन्हें 30 मिनट्स देने हैं। सो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आपको आइडियली कितना टाइम देना चाहिए, बट हो सकता है कि आपके पास इतना टाइम ना हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। लाइक आप आसन्स का टाइम रिड्यूस कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप आसन्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, देन कुछ रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस होती हैं, जैसे सबसे पहले अगर आपकी कोई भी मेजर सर्जरी हुई है तो उसमें आपको 6 मंथ्स तक आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम आसन परफॉर्म करते हैं तो हमारे मसल्स एंड बॉडी पार्ट्स पर प्रेशर पड़ता है, बट अगर हमारी सर्जरी हुई है तो उस पर एकदम से प्रेशर अप्लाई करना अच्छी बात नहीं है, उससे अफेक्ट होगा वो बॉडी पार्ट। इसलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि मेजर सर्जरी के 6 मंथ्स तक आपको आसन परफॉर्म नहीं करने। फिर 6 मंथ्स के बाद आप उसको रिज्यूम करें या फिर नहीं, वो चीज़ आपको अपने टीचर से पूछनी चाहिए। उन्हीं के गाइडेंस के अंडर आपको अपनी प्रैक्टिस रीस्टार्ट करनी चाहिए। बिकॉज 6 मंथ्स तक मतलब जनरली ये माना जाता है कि 6 मंथ्स में आपकी बॉडी रिकवर कर लेती है एंड जो भी अफेक्टेड पार्ट्स हैं, मसल्स हैं, वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि अब वो आसन के प्रेशर को बियर कर पाएंगे। बट अगेन आपको अपने टीचर के गाइडेंस के अंडर करना है। ओके, देन वुमेन के लिए कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशंस हैं, जैसे जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें वुमेन को सभी टाइप के आसन्स अवॉइड करने चाहिए जिससे एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट हो। बिकॉज जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं, तो इसलिए जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं वहाँ पर ध्यान रखना है कि एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट करने वाले कोई भी आसन अवॉइड करें। देन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर भी आसन्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आसन्स की। जब हम यहाँ पर टाइप्स बता रहे हैं तो हम किस बेसिस पर बता रहे हैं कि जो इनिशियल पोजीशन होगी, मींस जिस स्टेप के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं उस आसन को, उसी के बेसिस पर हम बताते हैं कि उसका क्या टाइप है। जैसे अगर हम किसी आसन को स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम शुरू में बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं तो वो है सिटिंग आसन, जहाँ पर इनिशियल पोजीशन है स्ट्रेट बैठना। देन अगर किसी आसन में इनिशियल पोजीशन में हमें स्ट्रेट खड़े होना है तो वो है स्टैंडिंग आसन। सिमिलरली जब बात करते हैं सुपाइन लाइन आसन की, तो यहाँ पर ऐसे आसन होते हैं जिसमें हमें अपने बैक पर लाई करना है फर्स्ट स्टेप में, एंड इसकी वजह से जो हमारी सुपाइन लाइन है वो बिल्कुल सीधी होती है, एक्सटेंडेड होती है। देन प्रॉन लाइन आसन, इसमें हम अपने स्टमक पर लाई करते हैं। एंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी टाइप्स हैं इनमें मैंने आपको जो बेसिस बताया है कि किस टाइप पर हम ये बता रहे हैं, ये कौन से टाइप का आसन है, वो क्या है, वो है इनिशियल पोजीशन। तो सबकी इनिशियल पोजीशन को याद रखेंगे। सुपाइन लाइन आसन में हम अपने बैक पर लाई करते हैं, प्रॉन लाइन आसन में हम अपने स्टमक पर लाई करते हैं, सिटिंग आसन में स्ट्रेट बैठना है एंड स्टैंडिंग आसन में खड़े होना है इन द इनिशियल पोजीशन। ओके, एंड जब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है जहां पर टाइप्स या क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, तो आप भी इस टाइप का फ्लो चार्ट बना सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली इसी टाइप का, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सूटेबल डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। और फ्लो चार्ट बनाना ऑफकोर्सली ऑप्शनल है, इससे आपका जो आंसर है वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। ओके, सो इट्स योर चॉइस कि आप बनाना चाहते हैं या फिर आप डायरेक्टली थ्योरी लिखना चाहते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज सुपाइन लाइन आसन। ये हमें प्रिपेयर करते हैं योगा में आगे प्रोसीड करने के लिए एंड हमारी डेवलपमेंट में एक कंसिस्टेंसी लेकर आते हैं। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है। सर्वांगासन, चक्रासन, पवन मुक्त आसन। अगर इन सभी के स्टेप्स को देखेंगे तो इनमें जो इनिशियल स्टेप होगा, स्टार्टिंग पोजीशन होगी, उसमें हमें अपने बैक पर लाई करना होगा और फिर हम ये फाइनल पोजीशन तक पहुंचते हैं जो इन्हें डिफरेंट आसन बनाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टाइप इज प्रॉन लाइन आसन, जिसमें हम अपने स्टमक पर लाई करते हैं। इससे फिजिकल एंड मेंटल शार्पनेस आती है। एंड क्योंकि हम यहाँ पर स्टमक पर लाई कर रहे हैं तो जो पोस्चर होगा वो बिल्कुल अपोजिट होगा
फॉरवर्ड बेंड्स के, क्योंकि यहाँ पर हम फॉरवर्ड तो बेंड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो पोस्चर होगा वो बिल्कुल उसके अपोजिट होगा। एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं भुजंगासन, शलभासन एंड धनुरासन। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें हम जो इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करेंगे उसमें हम अपने स्टमक पर लाई करेंगे, तीनों आसन में आप देख सकते हैं, और फिर हम इस फाइनल पोजीशन तक आएंगे। तो ये बिल्कुल फॉरवर्ड बेंड के अपोजिट होता है, इसका पोस्चर भी और अफेक्ट भी। ओके, देन नेक्स्ट टाइप इज सिटिंग आसन। यहाँ पर हमें एकदम स्ट्रेट बैठना है इनिशियल पोजीशन में, एंड ये हमें फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर करते हैं प्राणायाम के लिए। देन इसके एग्जाम्पल्स हैं पद्मासन, योग मुद्रा। यहाँ पर योग मुद्रा के सिर्फ 2 टाइप्स गिवन हैं, बट इसके अलावा भी और भी टाइप्स होते हैं। देन पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सो इन सभी आसन में जो इनिशियल पोजीशन है, स्टार्ट जहां से कर रहे हैं उसमें हमें स्ट्रेट बैठना है। देन नेक्स्ट स्टैंडिंग आसन, ये बिगिनर्स के लिए होते हैं, एंड स्पेशली जब आप अपनी योगा प्रैक्टिस को स्टार्ट कर रहे हैं, अर्ली स्टेज में हैं, तो ये आपकी ट्रेनिंग का बेसिक पार्ट होते हैं, एंड इजीली आप इनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ये स्टैंडिंग आसन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जॉइंट्स एंड मसल्स में इलास्टिसिटी आती है, एंड साथ ही आपका स्टैमिना भी बढ़ता है। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है। सबसे पहला है उत्कटासन, ताड़ासन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो इनिशियल पोजीशन होगी उसमें हम खड़े होंगे। सिमिलरली त्रिकोण आसन, इसमें फाइनल पोजीशन तो इस तरह से ट्राइंगल की है, बट जो इनिशियल पोजीशन होगी उसमें अगेन हम स्टैंडिंग पोजीशन में ही होंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज प्राणायाम। प्राणायाम एक ऐसी साइंस है जो वाइटल एनर्जी मींस प्राण, जिसे हम लाइफ फोर्स भी कह सकते हैं, उसे रेगुलराइज करता है। कैसे? थ्रू द रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। मीन्स जब हम ब्रीथिंग को रेगुलेट करते हैं तो हमारे अंदर जो प्राण फ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लिविंग बीइंग कंसिडर किए जाते हैं, वो रेगुलराइज होते हैं। एंड प्राणायाम को प्रैक्टिस करने का मेन पर्पस है कि हम अपने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और अपने मेंटल फंक्शंस पर कंट्रोल कर सकें। प्राणायाम प्रैक्टिस करने के लिए 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का मतलब होता है कि हम स्लोली डीप इनहेलेशन करें, मींस हमें स्लोली ब्रीथ इन करना है। देन कुंभक मींस हमें ब्रेथ को होल्ड करना है, सांस रोकनी है। एंड देन थर्ड स्टेप रेचक, जहां पर हम उस एयर को बाहर निकालते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, कंप्लीट एक्सहेलेशन करने का ट्राई करते हैं। ऑफ कोर्सली पूरी एयर हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, बट नियर कंप्लीट एक्सहेलेशन करते हैं। सो यहाँ पर ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। हमें पहले ब्रीथ इन करना है, फिर ब्रेथ को होल्ड करना है, और फिर ब्रीथ आउट करना है। ओके, देन जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, प्राण मींस लाइफ फोर्स का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसका रेगुलेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसको रेगुलेट रखने के लिए हमें अपनी ब्रीथिंग को रेगुलेट करना होगा, जिसके लिए हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं। एंड जब हम रेगुलर बेसिस पर प्राणायाम को प्रैक्टिस करते हैं तो केमो रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी भी रेगुलेट होती है, एंड हमारा माइंड भी शांत होता है। ओके, देन हठ योग में 7 प्राणायाम यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला है नाड़ी शोधन, जिसका मतलब होता है अनुलोम विलोम। यहाँ पर हम ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल से ब्रीथिंग करते हैं, मींस एक नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन किया तो दूसरी से ब्रीथ आउट करेंगे, जिससे ब्रीथ आउट किया है उसी से ब्रीथ इन करके फिर दूसरी से ब्रीथ आउट करेंगे। यही प्रोसीजर रिपीट करते हैं। देन उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, सूर्य भेदना, भ्रमरी, ये सभी अलग अलग टाइप के प्राणायाम हैं जो हठ योग में मेंशन्ड हैं। अब प्राणायाम करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आपको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। जहां पर आप प्राणायाम प्रैक्टिस करें वो प्लेस वेल वेंटिलेटेड हो, वहां पर प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन हो, एंड कोई एक्स्ट्रा नॉइज, इंसेक्ट्स, ये सभी चीजें ना हो। देन राइट सीजन
to begin the practice of pranayam. अगर आप प्राणायाम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक आपने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की थी, पहली बार आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको राइट सीजन चूज करना होगा. लाइक आप स्प्रिंग सीजन में स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज मार्च अप्रैल में. देन आप ऑटम सीजन में भी स्टार्ट कर सकते हैं, मीन सितंबर टू अक्टूबर में. बट अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस में रखना है. ऐसा नहीं है कि बीच में लीव कर देंगे, आपको उसे प्रैक्टिस में रखना है. देन राइट टाइम क्या होता है? मॉर्निंग सबसे अच्छा टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए प्राणायाम. देन जहां पर आप प्राणायाम करने के लिए बैठे हैं वो जगह सॉफ्ट, थिक एंड कंफर्टेबल होनी चाहिए. आप इस तरह का योगा मैट भी यूज कर सकते हैं. प्राणायाम प्रैक्टिस करने के लिए आप अलग अलग टाइप के आसन यहाँ पर देख सकते हैं. एंड ये कुछ सूटेबल आसन के नेम गिवन हैं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन. ये सभी ऐसे आसन हैं जो सूटेबल माने जाते हैं प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिटेशन और ध्यान. यहाँ पर हम एक ऐसी स्टेट की बात करते हैं जहाँ पर हम प्योरली कॉन्शियस होते हैं. एंड ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम अपने इनर सेंस, आउटर सेंस, इन सब की लिमिट से भी बियॉन्ड चले जाते हैं. प्योरली कॉन्शियस होते हैं एंड यहाँ पर हमारा पूरा फोकस होता है अपने आप में, मीन्स हम पूरे कॉन्शियस होते हैं अपने बारे में. एंड जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है और हमारी लाइफ की क्वालिटी बेटर होती है. एंड जब हम स्ट्रेस फ्री होंगे, हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी, तो हमें हेल्थ केयर पर इतना स्पेंड नहीं करना होगा. एंड जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं बीमार होने की वजह से, वो सभी डिक्रीज हो जाते हैं. अब मेडिटेशन में हमें एक ऐसी स्टेट अचीव करनी है जिसे हम कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस. मीन्स एक ऐसी स्टेट जहाँ पर हमारे माइंड में कोई थॉट नहीं है, ना ही कोई अच्छा थॉट है, ना ही कोई बुरा थॉट है. मतलब हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, बट फिर भी हमारा कंसंट्रेशन बना हुआ है. मतलब हम किसी भी बारे में नहीं सोच रहे, बट फिर भी हम ध्यान लगा रहे हैं. तो ध्यान किस चीज़ में लगा रहे हैं? हम खुद में ध्यान लगा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमारा एग्जाम कैसा जाएगा. नहीं, यहाँ पर हमारा माइंड बिल्कुल न्यूट्रल है. एंड हमारी जो अलर्टनेस है, इफेक्टिवनेस है, वो उतनी ही है जितनी पहले थी. बट अब हमारा माइंड न्यूट्रलाइज्ड है, उसमें कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा. ना ही हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, ना ही हम कुछ बुरा सोच रहे हैं. हमारा माइंड बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है. ऐसी स्टेट को कहते हैं मेडिटेशन. तो जब हम एक्चुअल मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करते हैं. लाइक हम ये नहीं सोच रहे कि पास्ट में क्या हुआ, ना ही हम ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा. हमें किसी चीज़ की उस टाइम चिंता नहीं है, ना ही हम किसी चीज़ के बारे में खुश हैं और ना ही हम उदास हैं. हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में. दैट इज द एक्चुअल मेडिटेशन. सो मेडिटेशन एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम अपना 100% फोकस या फिर 100% कंसंट्रेशन लगाते हैं. मीन्स हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए मेडिटेशन करते टाइम. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कभी ना कभी मेडिटेशन ट्राई करते हैं, सोचते हैं कि अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारी लाइफ ज़्यादा पीसफुल रहेगी एंड बेटर हो पाएगी. बट बहुत कम लोग होते हैं जो इसे कंटिन्यू रखते हैं लॉन्ग टर्म तक. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो आपको वो डिफ़िकल्ट लगता है, बट अगर आप उसे कंटिन्यू रखेंगे तो एक सर्टेन टाइम तक ही वो डिफ़िकल्ट लगेगा, बट फिर आपको उसकी आदत हो जाएगी और आपका वो माइंडसेट बन जाएगा जिससे आप इजीली उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे. और फिर जो चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही थी, अब वो आपके लिए एक पीसफुल चीज़ होगी जो आपको पीस प्रोवाइड कर रही है एंड आपको कंसंट्रेशन दे रही है. लाइक फिर आपको उसको करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी. सो आपको टाइम के साथ साथ इसकी आदत हो जाती है एंड इनिशियली डिफ़िकल्ट लगने पर आपको इसे बीच में लीव नहीं करना है. So here are the 5 types of meditation. Let us discuss them one by one. सबसे पहला है माइंडफुलनेस मेडिटेशन. इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपने सबसे पहली डेफिनेशन को ध्यान से समझा था, जहाँ पर हमने बताया था मेडिटेशन में एक ऐसी स्टेट अचीव करनी है जिसमें हम थॉटलेस अवेयरनेस की स्टेट में होते हैं. मतलब हम हर चीज़ के बारे में अवेयर हैं, बट हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे, हमारे माइंड में कोई थॉट नहीं है. तो यहाँ पर आपके आसपास जो भी हो रहा है, जो भी साउंड्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, आपको हर चीज़
के बारे में पता है, आप हर चीज़ के बारे में अवेयर हैं, बट आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे। लाइक आपको साउंड आ रही है कि बाहर हॉर्न बज रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, वो चीज़ आपको पता है कि बाहर साउंड हो रही है, बट आप उस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे कि ये कौन है जो हॉर्न बजा रहा है या फिर ये कौन बच्चे हैं जो शोर मचा रहे हैं, आप कुछ नहीं सोच रहे, बट आपको पता है कि वो साउंड आ रही है। तो आप हर चीज़ के बारे में माइंडफुल हैं एंड आप एक थॉटलेस अवेयरनेस की स्टेट में हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी सिटी में रहते हैं जहाँ पर बहुत नॉइज़ है, वहाँ पर व्हीकल्स की नॉइज़ होगी, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी नॉइज़ होगी, बट ऐसा नहीं है कि आप उन सभी को ब्लॉक कर देंगे किसी भी तरह से। आपको थोड़ी बहुत तो आवाज़ आती ही रहेगी, बट आप हर चीज़ के बारे में अवेयर हैं, बट आप किसी चीज़ पर स्पेशली फोकस भी नहीं कर रहे हैं। आप हर चीज़ के बारे में अवेयर हैं कि हमें साउंड्स आ रही हैं, बाहर नॉइज़ है, बट आप उस चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे, उस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं। So this is called mindfulness meditation. देन नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल मेडिटेशन। ये स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए है जो प्रेयर भी करते हैं एंड गॉड के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप प्रेयर कर रहे हैं तब भी आप गॉड से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, और जब हम स्पिरिचुअल मेडिटेशन की बात करते हैं तब भी हम गॉड से कम्युनिकेट करते हैं। एंड इसमें बाकी मेडिटेशन की तरह ही आपको शांत रहना है एंड पूरा फोकस करना है अपने कम्युनिकेशन पर। देन नेक्स्ट इज फोकस्ड मेडिटेशन। यहाँ पर फोकस्ड का मतलब है कि आप किसी एक चीज़ पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। वो कोई साउंड हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर आप कोई मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक थॉट के बारे में सोच सकते हैं, बट वो सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में बहुत स्ट्रेस है तो उस सभी स्ट्रेस को फ्री करने के लिए, अपने माइंड को क्लियर करने के लिए आपको किसी एक चीज़ पर फोकस करना होगा। ये होता है फोकस्ड मेडिटेशन। फोकस्ड मेडिटेशन के लिए आप रिलैक्सेशन म्यूजिक भी यूज कर सकते हैं। मींस आप रिलैक्सेशन म्यूजिक सुनते हुए उसी पर फोकस करें एंड इस तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड जब आप इस तरह का मेडिटेशन करते हैं उसके बाद आप अपने डेली टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि आपका फोकस बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज मूवमेंट मेडिटेशन। यहाँ पर आपका फोकस होगा एक स्पेसिफिक बॉडी मूवमेंट पर। मींस वो किसी भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट हो सकता है, जैसे स्पेसिफिकली फिंगर्स का मूवमेंट या फिर हैंड का मूवमेंट, या फिर कोई भी ऐसा जेंटल मूवमेंट जो रिपीटेटिव फ्लोइंग मूवमेंट है। मींस आप कॉन्टिन्यूसली उस मूवमेंट को कर रहे हैं, जैसे एंटायर अपर बॉडी को स्लो सर्कुलर मोशन में मूव कर सकते हैं। एंड आपको सिर्फ उसी मूवमेंट पर ध्यान देना है, आपका पूरा फोकस उसी मूवमेंट पर होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज मंत्रा मेडिटेशन। यहाँ पर हम मेडिटेशन करते टाइम मंत्र का उच्चारण करते हैं। एंड जिस तरह से फोकस्ड मेडिटेशन में हमने बात की थी कि हम एक ही चीज़ पर फोकस करेंगे, तो यहाँ पर वो एक चीज़ क्या है, वो है मंत्र का उच्चारण। यहाँ पर हमारा कंप्लीट फोकस, कंसंट्रेशन मंत्र के उच्चारण पर होती है। जैसे हम योगा में कई बार ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि इससे एक डीप वाइब्रेशन आती है और उसी डीप वाइब्रेशन पर हम फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर उसी मंत्र के उच्चारण पर हमारा पूरा फोकस होता है इन मंत्र मेडिटेशन। ओके। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। डेली लाइफ बहुत बिजी हो गई है आजकल, एंड इसमें फ्री टाइम निकालकर अपने मेंटल पीस के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है मेडिटेशन, जिससे हमारा माइंड पीसफुल होता है एंड हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी रिडक्शन देखने को मिलता है। देन हेडेक, जॉइंट पेन्स, ऐसे सभी पेन से रिलीफ मिलता है मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से। एंड इंसोम्निया जो एक स्लीपिंग डिजीज़ है, इसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है अगर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। देन क्योंकि हमें पता है कि जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा फोकस, अटेंशन बढ़ती है, तो इससे हमारा पेशेंस भी इंक्रीज होता है एंड हम ज़्यादा सिंपैथेटिक बनते हैं दूसरों के लिए।
देन हमारा डिवोशन भी बढ़ता है एंड हमारा ये बिलीफ कि सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, इस चीज़ में भी हमारा बिलीफ बढ़ता है, स्पेसिफिकली अगर हम स्पिरिचुअल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। एंड हमारे अंदर खुद एक अर्ज होती है, मीन्स हम खुद चाहते हैं कि हम सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करें एंड सोशल लाइफ में कोऑपरेटिव रहें, मीन्स दूसरों की हेल्प करें एंड अपनी सोशल सर्विस पर ध्यान दें। सो ये सभी चीज़ें, ये सभी बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन करने के। Now proceeding to the last topic of this chapter, career opportunities in yoga. So यहाँ पर different opportunities हैं, जैसे योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर, योगा थेरेपिस्ट, रिसोर्स ऑफिसर इन योगा, नेचुरोपैथी डॉक्टर, ये सभी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं योगा में। एंड योगा में आगे प्रोसीड करने के लिए प्रमोट करना चाहिए योगा स्टूडेंट्स को कि वो अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हर तरह के एस्पेक्ट पर ध्यान दें। मेंटल हाइजीन की प्रैक्टिस करें, मीन्स आपके मेंटल थॉट्स प्योर होने चाहिए, आप अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें एंड आप में इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी इमिजिएटली कोई भी रिस्पॉन्स ले लिया, नहीं, आप में इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। टू इंटीग्रेट मोरल वैल्यूज, आपको पता होना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एंड एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए थ्रू मेडिटेशन एंड योगा। सो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ओवर होता है। आई होप आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं। इसके साथ हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 2, जिसका शेड्यूल आपको मिलेगा पोस्ट ऐप पर। We'll meet you soon in the next video. Till then, bye everyone.